Hello students, in this lecture 23 we shall discuss some numerical problems based on the concept of cell, internal resistance of cell, terminal potential difference of a cell and its EMF, and also we shall include the concept of resistances. First we take example 3.5 of NCERT. What is there in this example? You see, a network of resistors is connected to a 6 volt battery. एक रजिस्टर्स का नेटवर्क है. रजिस्टर्स का मतलब रेजिस्टेंस बोलो या रजिस्टर्स बोलो, एक ही बात है. ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू ए 16 वोल्ट बैटरी. एक जाल है यानी बहुत सारे रेजिस्टेंस से जुड़ करके एक सर्किट बना रहे हैं और वो पूरा नेटवर्क जो है रजिस्टर्स का एक 16 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है. और ऐसी 16 वोल्ट बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है. 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस की 16 वोल्ट बैटरी के साथ ये नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है. नाउ यू सी इन दिस डायग्राम 4 ओम ये दो रजिस्टर्स, 4 ओम एंड 4 ओम ये दो जो रजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में हैं और 1 ओम इन दोनों के साथ सीरीज में है. और इस 1 ओम के साथ ये दो जो रेजिस्टेंसेज हैं 12 ओम और 6 ओम ये दोनों पैरेलल में हैं. और ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस का इस 16 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है. इस बैटरी का जो वोल्टेज है सेल का 16 वोल्ट है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम. क्वेश्चन में गिवन है. मैंने आपको बताया था कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस को आप या तो जैसे ही इसमें कनेक्ट किया है वैसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर सेल के ऊपर ऐसे भी शो कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें तो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ जुड़ा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस. तो क्या पूछ रहा है, ये एक नेटवर्क है जो कि 16 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है. ध्यान रखिएगा ये 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये सभी एक्सटर्नल रेजिस्टर्स हैं जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं. पार्ट ए इस क्वेश्चन का है, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क. नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें कंप्यूट करना है. कंप्यूट करना है मतलब कैलकुलेट करना है. तो नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इस नेटवर्क में पहले ये देखना पड़ेगा कि जो रजिस्टर्स हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं. देखिए पहले ये दो 4 और 4 ओम के जो दो रजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं. तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालूं. देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 4 ओम रजिस्टर्स. दो 4 ओम रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4. ठीक है, इसको मैं R1 नाम दे देता हूं. मतलब इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इससे जो रेजिस्टेंस आएगा उसको मैं R1 कह देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं R2. ठीक है, और इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा 12 और 6 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इसको मैं R3 नाम दे देता हूं. तो R1 निकालने के लिए दोनों का पैरेलल किया, ये आ गया. और इसको मैं सॉल्व करूं तो 1/R1 इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ गया 1 + 1 और यहाँ से 1/R1 आ गया 2/4 और यहाँ से मैं R1 लिख सकता हूँ 4/2 या फिर फाइनली R1 का वैल्यू आ जाएगा 2 ओम. R1 का वैल्यू क्या आ गया 2 ओम. यानी पहले जो दो रजिस्टर्स हैं 4 और 4 ओम के इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू 2 ओम आ गया. ठीक है, अब R2 हमारे पास 1 ओम है तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो सीरीज में जुड़ा हुआ है. सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 12 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर्स. 12 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर्स इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूं. और इसको मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है, इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा उसको मैंने R3 अज्यूम किया है. तो 1/R3 इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 ये होगा. और इसको मैं सॉल्व करूं तो 12 इसका एलसीएम आ गया 1 + 2 हो जाएगा. सॉल्व करना आपको आता ही है
1/R3 और यहाँ से 1/R3 इज इक्वल टू ऊपर आ गया 3 और नीचे 12 और यहाँ से R3 निकालूँ तो 12/3 तो R3 का वैल्यू क्या आ गया 4 ओम। R3 क्या आ गया 4 ओम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का वो कितना हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है देखिए 4 आ गया 2 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा R1, यानी इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1, R2 और R3 और 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन R3 आया है। R3 की वैल्यू हमने निकाल ली, तो आप देखिए R1, R2 और R3 किस में होंगे, सीरीज में होंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 तो होगा। ठीक है, सर्किट का पूछ रहा है तो ये सेल वाला हम जोड़ेंगे नहीं इसमें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आ जाएगा। R1 कितना है 2, R2 कितना है सर्किट में 1 और R3 कितना है 4, तो कितना आ गया 7 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो 7 ओम आ गया। ये पार्ट एक आंसर हो गया, इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मेरा कितना आ गया 7 ओम आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया 7 ओम। अब हमें पार्ट बी में क्या करना है, पार्ट बी देखिए, ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर, ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर, यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा ये हमें पता करना है। तो इसे पता करने के लिए मुझे पहले ये जो टोटल करंट आई है, ये यहाँ तो टोटल करंट होगा आई, ठीक है, आई इस बैटरी के कारण आई जाएगा और आई यहाँ जा करके बढ़ जाएगा दो हिस्सों में। मान लीजिए ये I1 चला गया और ये I2 चला गया। भाई ये टोटल करंट था आई दो हिस्सों में बटा, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया। फिर इधर से ये I1 आ रहा है और I2 इधर से आ रहा है, तो फिर इसमें जो फ्लो होगा वो I होगा, इसमें जो फ्लो होगा 1 ओम में वो I होगा। फिर I यहाँ पर बटेगा, I3 मान लीजिए इधर चला गया I में से और I4 इधर चला गया। ठीक है, अब I3 I4 दोनों वापस आके मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, I बना लेंगे। तो टोटल करंट क्या हो गया सर्किट में, I हो गया। फिर देखिए टोटल करंट I है, ये I यहाँ जा करके दो हिस्सों में बटा, I1 इधर चला गया और I2 इधर चला गया मान लीजिए। अब I1 इधर से यहाँ पहुँचेगा और I2 इधर से यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ वापस I होएगा। तो 1 ओम से कौन फ्लो होगा I, और 4 से कौन फ्लो हो रहा था, इस 4 से वो I1, और इस 4 से कौन फ्लो हो रहा था I2। ठीक है, इस 1 ओम से कौन फ्लो हो रहा है I। फिर ये I वापस इस जगह जाके दो टुकड़ों में बटेगा। एक टुकड़ा मैंने मान लिया I3 करंट इधर चला गया और I4 इधर चला गया। 12 में से I3 जा रहा है और 6 में से I4 जा रहा है। फिर ये I3 और I4 दोनों यहाँ आके मिलेंगे तो वापस I बना लेंगे। तो सर्किट में टोटल जो करंट है वो I फ्लो हो रहा है। यदि मुझे I पता चल जाए तो फिर मैं प्रत्येक रजिस्टर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो पहले I निकाल लेते हैं, टोटल करंट इन द सर्किट। तो पार्ट बी की मैं बात कर रहा हूँ। पार्ट बी की मैं बात कर रहा हूँ। पार्ट बी में मुझे पहले टोटल करंट इन द सर्किट चाहिए। टोटल करंट इन द सर्किट क्या आएगा बेटा, टोटल करंट इन द सर्किट जो I होगा, एक तो टोटल EMF, बैटरी जो जुड़ी हुई है उसका EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब EMF कितना दे रखा है बैटरी का, जो बैटरी सर्किट में जुड़ी हुई है, देखिए इस डायग्राम को वापस देखिए, बैटरी जुड़ी हुई है 16 वोल्ट की, तो ये EMF हो गया बैटरी का। ये 1 इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। R1 R2 और R3 का जो कॉम्बिनेशन आया, जो 7 ओम वैल्यू आया था, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। तो सारी वैल्यूज रख दें, E की जगह रखूं मैं 16 वोल्ट ये है, और कैपिटल R 7 आया
और स्मॉल आर कितना है मेरे पास 1 है। इसको सॉल्व करें तो 16/8, 7 + 1 8 हो गया और ये आ गया 2। यानी आई का जो वैल्यू आया टोटल करंट, वो टोटल करंट क्या आ गया 2 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना आ गया, यानी टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 2 एम्पियर। अब इस 2 एम्पियर में से 2 एम्पियर में से सिंस मुझे निकालना है प्रत्येक रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट, यही क्वेश्चन है। देखिए ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर, यानी प्रत्येक रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट चाहिए। अब देखिए प्रत्येक रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट मुझे चाहिए, यानी 4 से जो I1 फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 से जो I2 फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए 4, ये 4 और ये 4 कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं यानी। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं रजिस्टर्स तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इस 4 के अक्रॉस इस 4 के अक्रॉस सेम होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। जैसे कि इस 12 के अक्रॉस और इस 6 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। वैसे ही इस 4 और इस 4 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा। यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 4 ओम रजिस्टर वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 4 ओम रजिस्टर। और इस 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 4 × I1 होगा। और ये 4 × I1 किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 4 ओम रजिस्टर। और इस 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 4 × I2। यानी 4I1 बराबर 4I2 लिख सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो लिख दीजिए एज बोथ 4 ohm resistors are connected in parallel, therefore potential drop across them would be सेम। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। दैट इज यदि एक 4 में I1 करंट हो रहा है तो 4I1 हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, और दूसरे 4 ओम रजिस्टर में I2 करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप 4I2 हो गया। यानी 4I1 = 4I2 आ जाएगा। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी I1 का वैल्यू क्या आ गया, I2 के बराबर आ गया। यानी दोनों 4 ओम रजिस्टर में जो करंट बटेगा वो समान रेशो में बट जाएगा। I1 = I2 है। अब सिंस जो टोटल करंट है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 + I2 लिख सकता हूँ या नहीं। देखिए जरा, ये टोटल करंट था I, और ये I आगे जाकर के I1 और I2 में बटा, तो I बराबर I1 + I2 होगा या नहीं होगा, होगा। तो I को मैं I1 + I2 लिख दूंगा, और I1 = I2 मैंने निकाल लिया। तो ये क्या आ जाएगा भाई, I का वैल्यू मेरे पास है टोटल करंट का 2, और I1 = I2 है तो ये 2I1 मान लेता हूँ मैं। I2 को भी 2I1 लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा। यहाँ से I1 कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। अब जब I1 1 एम्पियर आ गया तो I2 भी क्या होगा, दोनों बराबर हैं तो I2 भी क्या होगा, 1 एम्पियर है या नहीं। ठीक है, तो 4 ओम रजिस्टर से जो करंट फ्लो होगा I1, ये करंट फ्लो हो रहा है 4 ओम रजिस्टर से। करंट I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm resistor, ठीक है। एंड I2 इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अनदर 4 ohm रजिस्टर। तो इस तरीके से 4 और 4 ohm के रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट हमने निकाल लिया। अब आगे चलते हैं कि भाई 1 ohm से कितना करंट फ्लो होगा। अब 1 ohm से कितना जा रहा है, टोटल करंट ही तो जा रहा है। तो यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 1 ohm से कितना करंट फ्लो होगा, टोटल करंट, टोटल कितना आया था 2 एम्पियर। तो 1 ohm से दूसरा पॉइंट, करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ohm रजिस्टर कितना होगा, इज 2 एम्पियर, यानी टोटल करंट के बराबर होगा। ठीक है, टोटल करंट ही तो जा रहा है 1 ohm में, इसलिए 2 एम्पियर हो जाएगा। अब 12 ohm से कितना करंट फ्लो होगा और 6 ohm से कितना होगा ये भी निकालना है। तो अगेन यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 12 और 6 किस में है, पैरेलल में है।
तो 12 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और 6 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों बराबर होंगे, यानी 12 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 12 इंटू I3 और 6 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6 इंटू I4, तो 12I3 बराबर 6I4 होगा या नहीं? 12I3 इज इक्वल टू 6I4, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बराबर होगा। तो कीजिए अगेन 12 ohm and 6 ohm resistors are also connected in parallel, therefore potential drop across them would be same। ये भी पैरेलल में तो इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। तो क्या लिखा जा सकता है? 12 इंटू 12 में से फ्लो हो रहा है I3, डायग्राम में देखें तो ठीक है। 12 में से कौन फ्लो हो रहा है? I3, और 6 में से कौन फ्लो हो रहा है? I4। तो 12I3 बराबर 6I4 लिखा जाएगा ना। तो 12I3 इज इक्वल टू 6I4। सॉल्व करूं इसको तो 6 2 जा 12 यानी 2I3 इज इक्वल टू I4 ये आ जाएगा। यानी I4 उल्टा लिख लेता हूँ इसको, I4 बराबर 2I3 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब सिंस I बराबर I3 प्लस I4 भी तो है भाई, ये I3 और I4 भी तो पार्ट I के हैं, ये टोटल करंट ही तो I3 और I4 में बढ़ रहा है। तो I बराबर I3 प्लस I4 होगा या नहीं होगा? होगा। I बराबर I3 प्लस I4 होगा, I3 प्लस I4 I बराबर, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब यहाँ से टोटल करंट तो मेरे पास 2 है। अब I3 को I3 रहने दिया, I4 की जगह क्या लिखूंगा? 2I3 रखा। तो क्या आ गया? ये हो गया 3I3 इज इक्वल टू 2, यानी 2 इज इक्वल टू 3I3। तो यहाँ से I3 क्या आ गया मेरा? I3 आ गया 2/3 एम्पियर, I3 का वैल्यू आ गया। अब जब I3 आ गया 2/3 एम्पियर तो I4 क्या होगा? I4 बराबर क्या है? 2 इंटू I3, तो 2 इंटू I3 2I3, तो 2I3 कितना आया? 2/3, ठीक है। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 4/3 एम्पियर। 4/3 एम्पियर, ये किसकी वैल्यू आ गई? I4 की। तो हमने 12 ओम से फ्लो होने वाला करंट निकाल लिया। ये तो 12 ओम से फ्लो होने वाला करंट है, और ये 6 ओम से फ्लो होने वाला करंट है। I3 ये करंट फ्लो हो रहा है 12 ओम से, ठीक है। और I4 किससे फ्लो हो रहा है? ये करंट फ्लो हो रहा है आपका 6 ओम से। तो इस तरीके से प्रत्येक रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका सी पार्ट भी है, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। पार्ट सी क्या कह रहा है देखिए। ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप BAB, BBC एंड BCD, यानी BAB मतलब ये A और B के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, A और B के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सिमिलरली B और C के बीच कितना हो रहा है, ठीक है। और C और D के बीच कितना हो रहा है, ये तीनों वोल्टेज ड्रॉप निकालने हैं। तो A और B के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस सर्किट से देखिए A और B के बीच कौन है? 4 और 4, दो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो जितना इस 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही इस 4 ओम के अक्रॉस होगा, और वही पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा A और B के अक्रॉस। पोटेंशियल ड्रॉप A और B के अक्रॉस कितना होगा? इस 4 ओम के अक्रॉस जो होगा या फिर इस 4 ओम के अक्रॉस जो होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप। चाहे तो इसके अक्रॉस निकाल लो, चाहे इसके अक्रॉस निकाल लो। भाई जब पैरेलल में रजिस्टर्स जुड़ते हैं तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम होगा, ठीक है। भले ही रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। यहाँ भी देखिए यहाँ अलग अलग है, लेकिन इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो सेम आएगा, आगे देखेंगे। तो A और B के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वही होगा जो इस 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है या फिर इस 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है। तो देखिए क्या है, सी, पार्ट सी की बात कर रहा हूं मैं।
तो 3.5 का सी पार्ट है। तो 4 ओम के अक्रॉस जो बी ए बी चाहिए मुझे, बी ए बी निकालना है। और बी ए बी क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आइदर 4 ओम रजिस्टर। किसी भी 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। चाहो तो ऊपर वाला 4 ओम ले लो, चाहो नीचे वाला 4 ओम ले लो, किसी भी एक 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है ये। ठीक है, तो क्या होगा, यदि मैं 4I1 लेता हूँ तो या तो 4I1 लिख सकता हूँ VAB, या फिर क्या लिख सकता हूँ, VAB को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4I2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। I1 I2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब I1 I2 क्या आया था? I1 था 1 और I2 था 1, तो 4 into 1 यानी 4 वोल्ट आ गया। VAB कितना आया? 4 वोल्ट आया इस 4 ओम के अक्रॉस जिसमें से I1 फ्लो हो रहा है। और वो 4 ओम रजिस्टर जिसमें से I2 फ्लो हो रहा है, देखिए उसमें से भी वही आएगा क्योंकि I2 की वैल्यू भी बना है, तो 4 वोल्ट ही आया। तो किसी भी 4 ओम के अक्रॉस रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप निकाल लीजिए, सेम आएगा। तो VAB किसके बराबर आया? 4 वोल्ट आया। ठीक है, सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप, सिमिलरली मुझे चाहिए BBC क्या होगा? ये चाहिए, यहाँ निकाला VAB। ठीक है, VAB निकाल लिया, अब मुझे BBC चाहिए। तो VBC देखना जरा इस सर्किट में, ये BC के बीच में कौन है? 1 ओम रजिस्टर है, यानी इस 1 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही BC होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC। अब 1 ओम ये तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I, तो I इंटू 1 ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। और I कितना निकला था टोटल करंट? 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 1 यानी 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो BBC बराबर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर, यही तो होगा। और 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? I इंटू 1, और I कितना है? 2 इंटू 1। ठीक है, यानी 2 वोल्ट आ जाएगा। तो BBC कितना आ गया? 2 वोल्ट आ गया। VBC भी निकाल लिया, कितना आ गया? 2 वोल्ट आ गया। अब मुझे चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C और D के बीच चाहिए, BCD चाहिए ना, तो VCD निकाल लूंगा। VCD ये चाहिए मुझे। अब VCD निकालने के लिए देखो C और D के बीच कौन जुड़ रहा है? ये 12 और 6 ओम के पैरेलल में है रेजिस्टेंस। तो चाहो तो 12 ओम के अक्रॉस निकाल लो, चाहो 6 ओम के अक्रॉस निकाल लो। पैरेलल रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना इसके अक्रॉस आएगा उतना ही इसके अक्रॉस आएगा। तो किसी भी के अक्रॉस निकाल लो, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन C एंड D आ जाएगा। तो C एंड D क्या होगा? VCD बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर और 6 ओम रजिस्टर। किसी के भी अक्रॉस निकाल लो, 12 ओम के अक्रॉस निकाल लो या 6 ओम के अक्रॉस निकाल लो। तो VCD, यदि मैं 12 ओम की बात करूं, 12 ओम में से फ्लो करंट हो रहा है I3। ठीक है, और VCD जब मैं बात करता हूं 6 ओम के रजिस्टर की, और 6 में से फ्लो हो रहा है I4 करंट। I3 और I4 की वैल्यू हमने निकाली हुई है। I3 की वैल्यू कितनी आई थी? I3 की वैल्यू आई थी 2/3 एम्पियर, तो यहाँ रखा। तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 वोल्ट आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करने से 8 वोल्ट आ गया। तो देखना जरा, जब हमने 12 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाला तो 8 वोल्ट आया। अब यहाँ देखो I4 का वैल्यू रखो, यहाँ I4 की वैल्यू कितनी आई थी? 4/3 एम्पियर। तो यहाँ भी 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8 वोल्ट आ रहा है, देखिए। तो चाहो तो आप 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, चाहो हम 6 वोल्ट के अक्रॉस निकाल लो, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आने वाला है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पैरेलल में जुड़े हुए रजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो BCD हमारा आ गया। C और D के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना? 8 वोल्ट। यदि मैं कहूँ टोटल
टोटल टोटल ड्रॉप कितना हो रहा है सर्किट में, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बराबर VAB प्लस BBC प्लस VCD, यही तो होगा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, A और B के बीच, B और C के बीच, C और D के बीच, ठीक है। और ये BAB कितना था, BAB था 4, BBC कितना था 2 और BCD कितना है 8, कितना आया भाई 4 2 6 और 8 14, 14 वोल्ट आया। लेकिन आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 16 वोल्ट। 16 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ 14 वोल्ट तो इनके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल, और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी तो हो रहा होगा। अब कितना हो रहा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, I यानी 2 एम्पियर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा 2 × 1 होगा, ठीक है, यानी 2 वोल्ट होगा। अब देखिए हो गया 14 + 2 16 आ गया, और 16 ही था बैटरी का, जो पोटेंशियल था बैटरी का वो 16 वोल्ट था। अब आ गया 16, यानी 2 वोल्ट जो ड्रॉप है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है बैटरी का, जो बैटरी के कारण वोल्टेज का लॉस हो रहा है। जो बैटरी आपने जोड़ी है 16 वोल्ट की, ये देखिए ये 16 वोल्ट की जो बैटरी आपने यहाँ जोड़ी है, इस बैटरी के कारण 2 वोल्ट का पोटेंशियल लॉस हो रहा है, क्योंकि इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, और इस वजह से इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी पोटेंशियल का लॉस हो रहा है। ध्यान रखिएगा, वोल्टेज का जो लॉस हो रहा है बैटरी के अक्रॉस वो कितना हो रहा है 2 वोल्ट। 14 तो किसके अक्रॉस हो रहा था, एक्सटर्नल रेजिस्टर्स के अक्रॉस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सरसाइज से, और एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ 3.1। ये देखिए 3.1 क्वेश्चन नंबर 3.1 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, द स्टोरेज बैटरी है ऑफ ए कार में आजकल बैटरी आती है, स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल्स आ रहे हैं आजकल, कुछ दिनों के बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाएंगे तो बैटरी की और डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें बैटरी होती है, तो वो जो स्टोर करती है एनर्जी को। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन EMF ऑफ 12 वोल्ट। कितना EMF है उसका, कार के अंदर एक स्टोरेज बैटरी लगी हुई है जिसका EMF 12 वोल्ट है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ohm, 0.4 ohm is the internal resistance of the battery. What is the maximum current that can be drawn from the battery? तो बैटरी से मैक्सिमम कितना करंट लिया जा सकता है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले तो ये देख लें। गिवन दैट EMF ऑफ बैटरी, कार का जो बैटरी है उसका जो EMF है, स्मॉल ई या कैपिटल ई जो भी आप लिखना चाहो, हम कैपिटल ई लिखते आ रहे हैं तो कैपिटल ई लिख लो, ये है 12 वोल्ट, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी आर कितना है 0.4 ओम है। तो मैक्सिमम करंट जो ड्रॉ होगा, मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी से मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉ किया जा सकता है। कल मैंने आपको बताया था द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी मस्ट बी द रेशो ऑफ EMF एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का रेशो मैक्सिमम करंट कहलाता है। ये कल मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते समय बताया था। तो इससे पहले वाले वीडियोज में EMF कितना दे रखा है 12 और R कितना दे रखा है 0.4। तो सॉल्व करें इसको, 120 ऊपर आएगा, पॉइंट हटाया तो, और ये आ गया 30। कितना आ गया 30 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट है
जो कि ड्रॉ किया जा सकता है बैटरी से। कितना करंट ड्रॉ किया जा सकता है बैटरी से? मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 13 एम्पियर। कितना है? 13 एम्पियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं। सिंपल सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, एक 10 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 ओम, मान लीजिए ये रजिस्टर है, ठीक है, और इस रजिस्टर से क्या कह रहा है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, और ये एक रेजिस्टेंस R है। ये इस बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कह रहा है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो 0.5 एम्पियर है। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। और अभी देखिए सर्किट क्लोज है, ये मान लीजिए की लगा दी और की को क्लोज कर दिया, तो उस समय जब सर्किट क्लोज है तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा V, वो कितना होगा ये भी पता करना है मुझे। ठीक है, ये 10 वोल्ट तो ईएमएफ हो गया, ये 10 वोल्ट क्या हो गया? ईएमएफ हो गया। ठीक है, जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है 10 वोल्ट। तो देखिए कैसे निकालूं भाई, रेजिस्टेंस निकालना है R का वैल्यू, तो सिंस करंट जो होगा सर्किट में वो ईएमएफ ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी R प्लस स्मॉल r, यही तो होगा। टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है, और ये ईएमएफ है। मुझे निकालना है R का वैल्यू। I का वैल्यू मुझे दे रखा है 0.5, E का वैल्यू मुझे दे रखा है 10 वोल्ट, कैपिटल R का वैल्यू निकालना है, स्मॉल r का वैल्यू 3 दे रखा है। सॉल्व कर लो सिंपली, तो सॉल्व करें तो 0.5 इंटू R प्लस 3 इज इक्वल टू 10, और सॉल्व करूं तो इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा भाई, ये 10 इधर चला जाएगा तो 100 अपॉन 5 यानी R प्लस 3, ये 100 और 5 से नीचे तो 20 आ जाएगा, यानी R इज इक्वल टू कितना आ गया? 17 ओम आ गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 17 ओम आ गया इसको सॉल्व करने से। अब दूसरा टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होगा? ये तो रेजिस्टेंस आ गया। अब टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? V बराबर RI होगा या नहीं? V बराबर RI होगा, और R कितना है हमारा? R कितना आया? 17। ठीक है, यानी भाई इस R के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वही तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस R के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इस बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ठीक है, ये R के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा बेटा वही इस बैटरी के अक्रॉस ड्रॉप होगा। ठीक है, तो 17 R का वैल्यू हो गया 17, और I का वैल्यू कितना है? 0.5। तो सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा? 8.5 वोल्ट। ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया बैटरी का। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.3 देखते हैं। 3.3 की बात करूं, 3.3 में क्या कह रहा है देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको। दो पार्ट है इसमें, ए और बी। ए पार्ट में कह रहा है 3 रजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये 3 रजिस्टर्स हैं ए पार्ट में कि 1 ओम है एक रजिस्टर 1 ओम, और दूसरा रजिस्टर है 2 ओम, और तीसरा रजिस्टर कह रहा है 3 ओम है। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में जोड़ दिया मैंने। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो टोटल रेजिस्टेंस तो आ ही जाएगा ना। सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा?
1 + 2 + 3 यानी कितना आ गया 6 ओम आ गया आंसर। पार्ट ए का आंसर आ गया। अब पार्ट बी देखता हूँ। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, यदि इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इसका ईएमएफ 12 वोल्ट है। ये कॉम्बिनेशन लिया 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, और इस कॉम्बिनेशन को कह रहा है एक बैटरी से जोड़ दिया जाए जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट। ठीक है। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल यानी 0 है। तो कह रहा है कि इस केस में ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। अब ये सब किस में जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो इनसे फ्लो होने वाला करंट क्या होगा सेम होगा। तो आई की वैल्यू मैं पहले निकाल लूँ। आई इज इक्वल टू क्या होगा ई एम एफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का। अब ई एम एफ कितना है 12 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 6, तीनों का कॉम्बिनेशन, और इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल यानी 0 ले सकता हूँ। तो कितना आ गया 12/6 यानी 2 एम्पियर आ गया, यानी करंट का वैल्यू आ गया 2 एम्पियर, यानी 1 ओम से 2 जाएगा, 2 ओम से 2 जाएगा, 3 ओम से भी 2 जाएगा। ये टोटल करंट मैंने निकाल लिया। तो 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, वो कितना होगा 1 ओम के अक्रॉस V1 मान लेता हूँ। तो V1 बराबर क्या होगा 1 इंटू आई होगा, और आई कितना है 2 है, तो कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। ये 1 ओम के अक्रॉस आ गया पोटेंशियल ड्रॉप। सिमिलरली यदि मुझे निकालना है 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, उसको मैं V2 मान लेता हूँ। तो कितना होगा R इंटू आई, आर कितना है 2, और आई रहेगा, आई का वैल्यू कितना था 2, तो 2 लिखा, कितना आ गया 4 वोल्ट, कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये 2 वोल्ट आया 1 ओम के अक्रॉस, और 2 ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट आ गया। सिमिलरली यदि मुझे 3 ओम के अक्रॉस निकालना है तो V3 बराबर 3 R इंटू आई कितना टोटल करंट, 3 इंटू आई कितना है 2, यानी कितना आ गया 6 वोल्ट, यानी 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 6 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं, बड़ा आसान सा है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये भी 2 पार्ट है इसमें। 3.4 3 रजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये लीजिए पैरेलल में जोड़ दिया मैंने। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये पार्ट ए है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं 1/R P, या R लिख लो, कोई भी जो भी लिखना, 1/2 + 1/4 + 1/5 ऐसे ही तो निकलेगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 2 5 2 4 20 आ जाएगा एलसीएम, 10 + 5 + 4 ये आ जाएगा 15 और 4 19/20, ये 1/R, यानी R का वैल्यू कितना आ गया, R का जो वैल्यू आया 20/19 ओम आ गया। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 रजिस्टर्स कितना आ गया 20/19 ओम आ गया। ठीक है, ये पार्ट ए का आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट, यदि इस कॉम्बिनेशन को एक 20 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी से जोड़ दिया जाए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, सभी रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट निकालिए, एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और बैटरी से टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा वो भी निकालिए। तो इसे करते हैं पार्ट बी को। तो 3 रजिस्टर थे हमारे पास, कितने रजिस्टर थे 3 रजिस्टर। अब 3 रजिस्टर में एक था 2 ओम, एक था 2 ओम, एक कितना था 2 ओम, और एक कितना था, एक था आपका 4 ओम, और तीसरा कितना था 5 ओम, ये 5 ओम, और ये सभी जुड़े हुए थे पैरेलल में। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को कह रहा है एक बैटरी से जिसका ईएमएफ कितना है, जिसका ईएमएफ हमें गिवन है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी से पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर नेग्लिजिबल है यानी 0 है। ठीक है, तो बताइए कि करंट कितना फ्लो होगा, टोटल करंट निकालना है पहले तो। अब ये टोटल करंट आई है
तो इसमें से कुछ अलग जाएगा, इसमें से कुछ अलग जाएगा, इसमें से कुछ अलग जाएगा। मान लेता हूँ इससे I1 जा रहा है, इससे I2 जा रहा है, इससे I3 जा रहा है। पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो एक तो मुझे इंडिविजुअल करंट निकालना है सभी रजिस्टर से फ्लो होने वाला, और एक टोटल करंट I निकालना है। तो निकालिए ज़रा। अब मुझे देखिए, मुझे निकालना है इंडिविजुअल करंट। तो इंडिविजुअल करंट निकालने के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं भाई? मैं क्या लिखा जा सकता है? ये यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल करंट पहले निकाल लो सर्किट का। टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट I बराबर EMF ऑफ बैटरी, E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF कितना? 20 वोल्ट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला था, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया था? 20/19, 20/19 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0। ये I का वैल्यू आया। इसको सॉल्व करूँ तो I बराबर 20, ये 20/19, 19 ऊपर चला जाएगा तो 20/20 इंटू 19 ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 20 से 20 और 19 एम्पियर। ये टोटल करंट आ गया, I का वैल्यू आ गया। कितना आया? 19 एम्पियर। 19 एम्पियर टोटल करंट आया जो इस बैटरी से ड्रॉप होगा। बैटरी से ड्रॉप होने वाला टोटल करंट हमने निकाल लिया 19 एम्पियर। ठीक है भाई, यहाँ तक 19 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, अब मुझे I1 चाहिए भाई। 2 ओम जो रजिस्टर है इससे फ्लो होने वाला करंट चाहिए I1। तो क्या लिखूंगा मैं भाई? 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ये तीनों हैं पैरेलल में, और पैरेलल में ये जुड़ी हुई है बैटरी। तो पैरेलल में कौन सेम रहता है? पोटेंशियल। और कितना होगा इनके अक्रॉस ड्रॉप? जितना बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप है। और बैटरी का कितना है? 20 वोल्ट है। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 20। तो वही 20 वोल्ट पोटेंशियल 2 ओम के अक्रॉस होगा, 4 ओम के अक्रॉस होगा और 5 ओम के अक्रॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी पैरेलल में है। तो I1 बराबर, यदि मैं E बराबर RI लिखता हूँ या B बराबर RI लिखता हूँ, ठीक है, तो I बराबर E अपॉन R। तो I1 जो होगा वो E अपॉन R प्लस R होगा। अब स्मॉल r तो नेग्लिजिबल है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो R1 मान लेता हूँ इसको मैं, 2 को। तो E कितना है? 20 और R1 कितना है? 2। तो कितना आ गया? I1 10 एम्पियर आ गया। I1 आ गया 2 ओम से फ्लो होने वाला करंट। अब 4 ओम से फ्लो होने वाला करंट चाहिए मुझे। I2 बराबर क्या होगा? E अपॉन R2 होगा। E कितना है? 20। R2 कितना है? 4। कितना आ जाएगा भाई? 5 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। ठीक है या नहीं? और तीसरा कौन है? 5 ओम। 5 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा? I3 बराबर क्या होगा? E अपॉन R3। अब E कितना है? 20 और R3 कितना है? 5। कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। यानी I3 बराबर क्या आ गया? 4 एम्पियर आ गया नहीं? तो इंडिविजुअल करंट्स आ गए, और इन तीनों का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 10, 5 15 और 4 19, ये टोटल करंट हो जाएगा जो बैटरी से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.11। 3.11 में क्या कह रहा है? ए स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय ए 120 वोल्ट सप्लाई। एक स्टोरेज बैटरी है जिसका EMF 8 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। ये स्टोरेज बैटरी है जिसका EMF 8 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना? 0.5 ओम। ठीक है, ये बैटरी है और इसको चार्ज किया जा रहा है। इसको चार्ज किया जा रहा है 120 वोल्ट सप्लाई से। किस सप्लाई से चार्ज किया जा रहा है? 120 वोल्ट सप्लाई से। 120 वोल्ट सप्लाई है, उससे इस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। इस बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, इस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर। अब एक सीरीज रजिस्टर भी ले रखा है यहाँ पर, ये सीरीज रजिस्टर है कैपिटल R, जिसका वैल्यू आपको 15.5 ओम दे रखा है। यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर ऑफ दिस, ये सीरीज में लगाया हुआ है जिससे कि भाई इस बैटरी को
ज़्यादा करंट ना जा पाए। यदि ज़्यादा चला गया इसकी कैपेसिटी से तो ये डैमेज हो जाएगी, परमानेंट डैमेज हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये बैटरी से कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो सकता है कि इसका ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कितना ड्रॉ हो सकता है भाई, इससे जो मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगा 8/0.5 यानी 80/5 यानी 16 एम्पियर। 16 एम्पियर करंट इससे ड्रॉ हो सकता है मैक्सिमम। तो ये सीरीज रजिस्टर हमने यहाँ पर इसीलिए लगाया है कि इस बैटरी को जो है ज़्यादा करंट ना मिले जिससे कि ये डैमेज हो जाए कहीं। तो डैमेज होने से बचाने के लिए इस सीरीज रजिस्टर को जोड़ा गया है। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन चार्जिंग सर्किट। तो सीरीज रेजिस्टेंस को चार्जिंग सर्किट में इसलिए जोड़ा गया है जिससे कि ये बैटरी डैमेज ना हो। ध्यान रखिएगा, द सीरीज रजिस्टर लिमिट्स द करंट। ये क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। ये सीरीज रजिस्टर इस बैटरी में जाने वाले करंट को लिमिट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। ये एक्सटर्नल सोर्स है। 120 वोल्ट क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है। इस एक्सटर्नल सोर्स से जो करंट जा रहा है उसको कंट्रोल करता है कौन, ये 15.5 ओम। ठीक है, ये कंट्रोल करने के लिए यहाँ नहीं होगा तो इस बैटरी को ज़्यादा करंट यदि सप्लाई हो गया तो ये डैमेज हो जाएगी। इसलिए इस लास्ट वाले पार्ट का आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के समय इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए भाई, सप्लाई कितना हो रहा है 120। सोर्स का जो ईएमएफ है, सोर्स ईएमएफ कितना है 120 वोल्ट। और बैटरी ईएमएफ कितना है, बैटरी ईएमएफ 8 वोल्ट। बैटरी ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट। तो जो नेट ईएमएफ होगा सर्किट में, नेट ईएमएफ, नेट मतलब टोटल ईएमएफ, नेट ईएमएफ इन द सर्किट कितना होगा 120 + 8 होगा या 120 - 8 होगा, 120 - 8 होगा। अब आप कहेंगे जी सर कैसे। भाई बेटा, ये बैटरी जो है इस एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज हो रही है तो 8 वोल्ट तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा ना, इसके अक्रॉस भी तो ड्रॉप होगा क्योंकि इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इसलिए इसके अक्रॉस भी तो ये ड्रॉप होगा। तो 120 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 112 वोल्ट आ जाएगा। ये इफेक्टिव ईएमएफ होगा सर्किट का। ठीक है, और कैपिटल आर दे ही रखा है आपको। कैपिटल आर कितना दे रखा है 15.5 ओम। और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है 0.5 ओम। तो जो इस बैटरी को जो करंट सप्लाई होगा, जो आई सप्लाई होगा, वो आई कितना होगा, आई सप्लाई जो होगा वो इफेक्टिव और नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब इफेक्टिव ईएमएफ कितना है 112 और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो 112 अपॉन कैपिटल आर कितना है भाई 15.5 और स्मॉल आर कितना है 0.5। सॉल्व करूं तो 112 अपॉन ये आ गया 16 और इसको मैं सॉल्व करूं 112 अपॉन 16 तो 7 आ जाएगा। यानी जो करंट इस बैटरी को सप्लाई जा रहा है वो 7 एम्पियर है। और ये कितना करंट सहन कर सकती है, यदि मैं इसकी कैपेसिटी चेक करूं कि ये मैक्सिमम कितना करंट से सहन कर सकती है मैक्सिमम करंट, तो ई अपॉन स्मॉल आर होता है। ई कितना है 8 बैटरी का और स्मॉल आर कितना है 0.5 ये हटेगा ऊपर जाएगा तो 16 एम्पियर सहन कर सकती है। और जा कितना आ रहा है 7 एम्पियर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज कितना है बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना है। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो सेंस E इज इक्वल टू क्या होता है V प्लस IR होता है या नहीं। बट फॉर आवर केस, हमारे केस में क्या हो रहा है, ये तो तब था जब करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल और बैटरी। लेकिन यहाँ सेल से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, यहाँ तो सेल को करंट मिल रहा है, बैटरी को करंट जा रहा है एक्सटर्नल सोर्स से। तो E बराबर क्या होगा, ये I क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बताया था मैंने थ्योरी में आपको।
तो ये अप्लाई नहीं करना है, ये अप्लाई करना है, यही यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वी ई और वी आपको पता है, सॉरी वी निकालना है, बी तो निकालना है। तो ई बराबर वी माइनस आई आर, या फिर यहाँ से वी निकाल लो ई प्लस आई आर। बेटे ये समझ में आना चाहिए, तब तो हो जाएगा। तो फिर मैं बता रहा हूँ, जब सेल से करंट ड्रॉ किया जाता है तब तो बी प्लस आई आर होगा, थ्योरी में बताया था मैंने। लेकिन जब सेल को एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज किया जाता है तो आई की जगह प्लस आई की जगह माइनस आई आ जाता है, और ई बराबर हो जाता है वी माइनस आई आर। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से निकालूँ तो ई प्लस आई आर हो जाएगा। और ई का वैल्यू क्या है, 112 है। ई का वैल्यू कितना है, 11, ई का वैल्यू 112 कहाँ है, ई का वैल्यू बैटरी का 8 है ना, प्लस आई कितना है, आई हमने निकाला ना 7, और आर कितना है 0.5। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 3.5 और 8 ना, यही आएगा, 8 प्लस 7.5 तो 3.5, और ये आ जाएगा 11.5 वोल्ट। ये टर्मिनल वोल्टेज आ गया, ये क्या आ गया, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी आ गया, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी आ गया ड्यूरिंग चार्जिंग। समझ में आया क्या? एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, ना कि बैटरी से करंट ड्रॉ हो रहा है। ये एक्सटर्नल सोर्स है जिसका वोल्टेज 120 है, 120 वोल्टेज सप्लाई का ये एक्सटर्नल सोर्स है जिससे इस बैटरी को और सेल को चार्ज किया जा रहा है। तो उस केस में जो फॉर्मूला हम लेंगे E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर नहीं लेंगे, इस प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस आई आर आएगा। तो V का वैल्यू इस तरीके से टर्मिनल वोल्टेज देगा हमें। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये था 3.11 क्वेश्चन नंबर। इससे आगे भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं, 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, उनको भी बात कर लेते हैं। 3.20 क्वेश्चन नंबर 3.20 देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 पार्ट है। पार्ट ए, गिवन स्मॉल n रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यानी स्मॉल n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं और एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपिटल R है, तो इन n रजिस्टर्स को कैसे जोड़ोगे जिससे कि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाए ये और मिनिमम मिल जाए, और उनका रेशो क्या होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, थ्योरी में हमने बात की थी कि जब मैक्सिमम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंसेज को सीरीज में जोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम में जो आ रहा था वो NR आ रहा था सीरीज के लिए, सीरीज के केस में आया था 4 सीरीज मैक्सिमम आता है, ठीक है। और 4 पैरेलल मिनिमम आता है, पैरेलल में जोड़ेंगे तो मिनिमम आता है रेजिस्टेंस, और मिनिमम जो आ रहा था वो R/N आ रहा था। अब इन दोनों का जो रेशो है R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम आएगा। तो R मैक्सिमम यानी NR, और ये R/N है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, यानी N²/1, यानी रेशो क्या आ जाएगा, N²/1 आ जाएगा। ये तो सिंपल सा हिस्सा था, थ्योरी में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसका पार्ट B देखिए, गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 रजिस्टर दे रखे हैं, 1, 2 और 3 ओम के। हाउ विल वी कंबाइन देम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11/3। 11/3 रेजिस्टेंस यदि चाहिए तो इनको तीनों को कैसे जोड़ें, 11/5 चाहिए तो कैसे जोड़ें, 6 ओम चाहिए तो कैसे जोड़ें, और 6/11 चाहिए तो कैसे जोड़ें। ये क्वेश्चन है बी पार्ट। तो देखिए आसान सा है, थोड़ा लॉजिक लगाना है। इसका जो बी पार्ट है, क्या कह रहा है बी पार्ट में? बी पार्ट में कह रहा है कि 3 रजिस्टर हैं, 1 ओम, दूसरा है 2 ओम और तीसरा है 3 ओम। इन तीनों को हम कैसे जोड़ें, कौन सा कॉम्बिनेशन बिठाएं जिससे कि मुझे वैल्यू मिल जाए 11/3। तो 11/3, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 ओम और 2 ओम को पैरेलल में जोड़ देता हूँ, ठीक है। 1 ओम और 2 ओम को पैरेलल में जोड़ दिया और इनके साथ 3 ओम सीरीज में लगा दिया। तो देखो कितना आ जाएगा, देखते हैं। 1 ओम 2 ओम दोनों पैरेलल में जोड़ दिए और 3 ओम सीरीज में। तो इन दोनों का पैरेलल क्या आएगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा पैरेलल,
1/r इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/1 प्लस 1/2, यानी 2 एलसीएम आ गया, तो 2 प्लस 1 यानी 3/2, यानी 2/3। आर का वैल्यू क्या आ गया, 2/3 ओम, और 3 सीरीज में है, तो इफेक्टिव जो आएगा वो कितना आएगा, 2/3 तो ये है इन दोनों का पैरेलल, और 3 सीरीज में। सॉल्व करो इसको, 3 एलसीएम आ गया 2 प्लस 9, और ये आ गया 11/3 ओम। तो देखना यही चाहिए था हमें, पहला 11/3 ओम आ गया। तो 11/3 चाहिए तो पहले दो को पैरेलल में और इन दोनों को पैरेलल तीसरे के साथ सीरीज में जोड़ दो। एक बात, अब मैं इसका उल्टा कर देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं 1 ओम को सीरीज में रखता हूँ और 2 ओम और 3 ओम को, ये 2 ओम और ये 3 ओम, इनको पैरेलल में जोड़ दिया और 1 ओम को सीरीज में रखा। तो अब देखिए 1 ओम तो सीरीज में, 2 और 3 का पैरेलल निकालो, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। सॉल्व करो, 6 आया, 3 प्लस 2 आया, 5/6 आया, यानी r का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 6/5 आ गया। और ये 1 के साथ सीरीज में है तो इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 1 प्लस 6/5, तो 5 प्लस 6/5 यानी 11/5 आ गया, 11/5 यही निकालना था। तो 11/5 लाना है तो पहले को सीरीज में रखो और लास्ट के दो को पैरेलल में जोड़ दो। ठीक है, इस तरीके से जोड़ दो। तीसरा क्या कह रहा है कि 6 ओम चाहिए, तो कैसे जोड़ेंगे। 6 ओम के लिए तो सिंपल सी बात है, तीनों को सीरीज में जोड़ दो। ये लो 1 ओम 2 ओम 3 ओम सीरीज में जोड़ देंगे तो आर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6 ओम आ जाएगा तीनों को सीरीज में जोड़ने से। और एक चाहिए लास्ट मुझे, क्या करना है, 6/11 चाहिए, तो 6/11 के लिए तो आई थिंक तीनों को पैरेलल में जोड़ दो। ये लो जोड़ के देखो, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, और 6 आ गया आपका एलसीएम, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना आ गया ये, 1/r इज इक्वल टू 9 2 11/6, यानी r बराबर 6/11 ओम आ गया। तीनों को पैरेलल में जोड़ दें तो 6/11 आ जाएगा। इस तरीके से पार्ट बी को किया जा सकता है। अब इसका पार्ट सी है, ये देखो पार्ट सी बड़ा अच्छा सवाल है, 2 हिस्से हैं इसमें। पार्ट सी में जो कह रहा है, पार्ट सी में एक तो ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन दिस। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो निकल जाएगा आराम से, देखो जरा 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 1 1 1, नीचे 2 2 2 2, एक जैसी स्ट्रक्चर है ना, एक जैसी स्ट्रक्चर है। कितनी है, 1 2 3 4 है, 4 स्क्वायर जैसे दिख रहे हैं हमें। और ऊपर वाले दोनों 1 ओम 1 है और नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस 2 2 है। तो किसी एक का निकाल लो पहले, तो किसी एक का निकाल लो आप। एक को लो, ये लीजिए, मैंने एक को लिया, ऊपर वाले 1 1 नीचे वाले 2 2, तो 1 1 का हो गया भाई, सीरीज में है 1 1 तो 2 हो जाएगा, और नीचे वाले 2 2 सीरीज में है तो 4 हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया इसका। इन दोनों का सीरीज 2 हो गया, इन दोनों का सीरीज 4 हो गया, और 2 और 4 पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा भाई, तो 1/2 प्लस 1/4, ये 1/r होगा, तो 4 2 प्लस 1 3/4 यानी 4/3 आ जाएगा। r का वैल्यू क्या आ गया, 4/3। ये तो एक के लिए आया, अब 4 हैं तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स ऑफ r होगा 4 के लिए, तो 4 इंटू 4/3 यानी कितना आ जाएगा, 16/3 ओम रेजिस्टेंस। 16/3 आ रहा है वैल्यू, देखो जरा 16/3 आ रहा है आंसर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसके लिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड भी अच्छा है, बी पार्ट।
बी पार्ट में क्या कह रहा है, ये देखो ये सिंपल से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, आर 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 आर। तो ये तो यहाँ से पकड़ो और यहाँ तक जा रहे हो, तो ये सब सीरीज में ही तो हैं, पैरेलल में थोड़ी ना है। देखो इसका ये एंड इस एंड से जुड़ रहा है, फिर दूसरा एंड दूसरे एंड से जुड़ रहा है, सीरीज में है ना। इसको खींच दो तो कैसे आएगा, ऐसे 2 3 4 5, ऐसा ही तो हुआ है, आर 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 आर, तो कितना हो गया 5R। कितना हो गया 5R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया 5R हो गया, 5R आंसर हो गया। ठीक है, ये 3.20 हो गया। अब थोड़ी सी बात में एक लास्ट क्वेश्चन भी करना चाह रहा हूँ, 3.21। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है, इसको भी देख लीजिए। 3.21 कुछ भी नहीं है, ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, यानी इस तरफ से इन्फिनिटी तक जुड़ रहा है, पता नहीं कि बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, डॉट और डॉट का मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, और ये इनफाइनाइट नेटवर्क से, जैसे कि इसमें दिखाया गया, जुड़ा हुआ, और सभी रजिस्टर्स 1 ओम के हैं। ठीक है, तो बताइए कितना क्या होगा रेजिस्टेंस। पहले तो रेजिस्टेंस निकालना है, फिर करंट निकाल लेंगे, है ना। करंट ही तो निकालना है। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन, करंट कितना ड्रॉ होगा, तो करंट निकालने के लिए वोल्टेज तो है और इंटरनल रेजिस्टेंस है। सिंस करंट जो होगा इस सर्किट में वो क्या होगा, वोल्टेज 12 वोल्ट अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मेरे पास 12 वोल्ट तो है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 0.5, लेकिन मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो पहले इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूं। तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं इधर से शुरुआत कर रहा हूँ, क्या करता हूँ, ये लास्ट वाले मैं एज इट इज बना लेता हूँ, ये 1 ओम और ये 1 ओम और ये 1 ओम, ऐसा ही स्ट्रक्चर है ना। एक पकड़ लिया मैंने, ये वाला हिस्सा ले लिया, और बाकी आगे ऐसे ही बढ़ रहा है, ऐसे ही तो बढ़ रहा है आगे। तो आगे का जो रेजिस्टेंस है वो मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। भाई ऐसी स्ट्रक्चर तो आगे तक जा रही है। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट सर्किट वी कितना, एक्स है। तो x मान लिया इनफाइनाइट सर्किट का रेजिस्टेंस। अब देखो x, मैंने टोटल रेजिस्टेंस x मान लिया, और इसको भी x मानो भाई। ये तो एज इट इज ले लिया, और जो ये बचा हुआ पार्ट है ऐसे ही तो रिपीट हो रहा है, ऐसे ही रिपीट हो रहा है, ये देखो ऐसे ही रिपीट होगा। इसका मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, जो इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको मैंने x मान लिया, और ये 3 है। अब देखो जरा इसमें, ये x और ये 1 पैरेलल में है या नहीं। x और 1 का पैरेलल, इन दोनों का जो पैरेलल आएगा 1/x प्लस 1/1, ये आएगा 1/x प्लस 1/1, और ये क्या हो जाएगा 1/r होगा ये। तो कितना आ जाएगा भाई, x प्लस 1/x, यही आएगा, यानी r इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 आ गया, ये r आ गया। ठीक है, ये r आ गया। अब ये 1 और 1 इस r के साथ सीरीज में है, तो देखिए 1 प्लस r प्लस 1, ये टोटल रेजिस्टेंस हुआ इस सर्किट का। ठीक है, तो 1 प्लस 1 तो हो गया 2, 1 प्लस 1, और r का वैल्यू x अपॉन एक्स प्लस 1 ये होगा। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस को हमने क्या माना था, x, ये x के बराबर होगा, ये x के बराबर होगा। अब ये एक इक्वेशन बन जाएगी बेटा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, एलसीएम लिया तो, ठीक है, और ये x, तो x इंटू एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस एक्स। एक्स से ये x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो आई, इसमें से सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन निकालना आपको आता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 + -√3, ये वैल्यू आएगा। ये पता है ना कैसे भाई, मैथ में पढ़ते हो ना आप, ax² + bx + c, तो x निकालते हो ना, -b + -√v² - 4ac, है ना, अपॉन 2a, ऐसे ही निकालते हो ना। तो ये तो 1 है और v क्या है, -2 है, और c क्या है, -2 है, तो इस तरीके से ही आ जाएगा 1 + -√3। लेकिन माइनस वैल्यू तो होगा नहीं, तो x का वैल्यू 1 + √3 लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, और √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो ये 2.732 ओम आ जाएगा, 2.732 ओम, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का। तो अब करंट निकाला जा सकता है। अब ये करंट क्या हो जाएगा, 12 अपॉन ये कितना आया, 2.732 प्लस 0.5, यही तो होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आप सॉल्व करके देखिएगा, लगभग वैल्यू आएगी 3.713 एम्पियर। इसको सॉल्व करने से तो करंट आ जाएगा सर्किट में इतना। तो ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट सर्किट में हम ये पहले वाला हिस्सा एज इट इज लेंगे और फिर इसको x मान लेंगे, और ये जो x है इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बना, इसको x मान लिया और ये एज इट इज लिया, x और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आ गया, और फिर इन 1 + 1 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये बता रहा है टोटल रेजिस्टेंस को, और टोटल रेजिस्टेंस भी हम x मानेंगे, तो इससे एक इक्वेशन बनेगा, x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का, तो फिर टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात हुई। आगे हम स्टार्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी बैलेंस कंडीशन, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। सो थैंक यू वेरी मच।